जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार समाधान स्टडी में। काफ़ी बच्चों को दिक्कत हो रही थी सेल वाले पार्ट में, ठीक है। ये एम फेस का होता है, जी आपका G1 प्रावस्था, यस प्रावस्था, यस फेस, यम फेस क्या होता है, तो ये मैंने पहले क्लासेस में करवा दिया है। पर आज आपको इस वीडियो में 60+ क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, वो भी 15 से 20 मिनट में। तो इस क्लास को जरूर देखिएगा और आपका पूरा रिविज़न, ठीक है। और पूरे आपके क्लास वाले क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है, जो मैंने क्लास में करवा रखा है पहले वही क्वेश्चन है, बट इसे मैं अब स्पीड में पढ़ाऊंगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो सभी साथी क्लास में देख रहे होंगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो हर क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा डिटेल बताऊंगा, बाकी हो सके तो मैं जो है थोड़ा फास्ट ही लेके चलूँगा। देखिए बोला गया है कि आपको बोला है कि जो है प्रक्रमों का वह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम को द्विगुणित तथा अन्य जो है आपके संघटकों का संश्लेषण एवं जो है तत्पश्चात विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं। डायरेक्टली डेफिनेशन पूछा गया है, इसे हम लोग सेल चक्र कहते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं क्या कहेंगे, इसे सेल चक्र कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया कि कोशिका चक्र में डीएनए संश्लेषण कितनी बार होता है। कोशिका चक्र में जो ये है 2 बार होता है। कितने, चलिए सॉरी, आपका 2 क्रम कोशिकाओं विभाजन के मध्य में यह जो है कौन सा उद्भव काल कहलाता है। और ये ध्यान रखना है कि यह जो है 1 बार होता है। कितने बार होता है, 1 बार होता है। और कोशिका विभाजन लगभग 24 घंटे की अवधि में होता है। कितना, 24 आवर्स की अवधि में होता है। ऐसे क्वेश्चन अभी आगे आने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पुनः आ चुका है। ओके चलिए भाई साहब देखिएगा, सॉरी इसका भी नहीं होगा, अनेकों बार होता है, 1 बार नहीं होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ये बताया था मैंने, ये नहीं होगा, आपका डी करेक्ट है। देखिए स्तनीय कोशिकाओं में कोशिका चक्र औसतन अवधि कितनी होती है, तो मैंने 24 आवर्स, ठीक है, बता दिया है। कितना सर जी, 24 आवर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। बोला गया है कि इष्ट का कोशिका चक्र पूर्ण होने का समय कितना है। इष्ट का कोशिका चक्र पूर्ण होने का समय क्या है, तो आपका 90 डेज है। कितना बच्चा, 90 डेज नहीं, 90 मिनट्स है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोशिका चक्र की 2 मूल अवस्था होती है। कोशिका चक्र की 2 मूल अवस्था होती है, एक तो फेज 1 और एक यम प्रावस्था। तो नोट करिएगा कि अंतरा अवस्था, यम प्रावस्था और आपका विभाजनशील प्रावस्था ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कोशिका चक्र की 2 मूल प्रावस्था होती है, जिसमें एक दीर्घ जो है भावजनशील चक्रण, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रावस्था, जिसे हम अंतरावस्था कहते हैं, ठीक है। ये भी होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया है कि अंतरावस्था में 3 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। कौन सा, G1 प्रावस्था, यम प्रावस्था, ठीक है, या फिर आपका G2 प्रावस्था। प्रावस्था मतलब G2 फेस, ठीक है, फेस है। चलिए आंसर करना स्टार्ट करेंगे सभी बच्चे। तो नोट करिएगा आपका G1 फेस संश्लेषण प्रावस्था और आपका G2 फेस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सभी बंधु कर पाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे आइए, देखिए बोला गया है कि 2 क्रमिक एम जो है आपके अवस्थानियों के बीच की जो आपकी प्रावस्था को क्या कहते हैं। तो नोट करेगा सर जी, इसे क्या कहेंगे, कहेंगे हम लोग अंतरावस्था। क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी अंतरावस्था कहेंगे, नोट करके रखना है। आगे आइए, बोला गया कि मनुष्य में या मनुष्य के कोशिका चक्र की कुल अवधि का कितना प्रतिशत भाग अंतरा अवस्था में आपका व्यतीत होता है। कौन सी अवस्था, अंतरा अवस्था में व्यतीत होता है। तो नोट करिएगा 95। कितना बच्चा, 95% भाग जो है अंतरा अवस्था में होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए आगे चलते हैं। बोला गया है कि कोशिका, ठीक है, कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए द्विगुणित होता है। कौन सी अवस्था में, तो अंतरावस्था में G1 यस व आपका G2 अवस्था में ही विभाजित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका अंतरावस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कोशिका चक्र की निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस में विश्राम प्रावस्था भी कहा जाता है। तो विश्राम की प्रावस्था हम लोग कहेंगे अंतरावस्था को। किसे कहेंगे, आपकी अंतरावस्था को कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यम प्रावस्था, ठीक है, यम फेस में केंद्रक विभाजन को कहा जाता है। यम फेस में केंद्रक विभाजन को क्या कहा जाता है, तो केंद्रक जो है विभाजन ही कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है।
यम फेस में आपका जीव द्रव्य का विभाजन होता है तो कोशिका द्रव्य विभाजन में होता है। कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चा, आगे आइए जरा ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना कोशिका चक्र की जीवन फेस में घटित होती है? ठीक है, जीवन में फेस में घटित होती है तो कोशिका की सामान्य वृद्धि योम कार्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 60+ क्वेश्चन करवाऊंगा और चीज़ें अच्छी लगे, चीज़ों में आपको कुछ सीखने मिले तो लाइक ज़रूर कर देना आप लोग। आगे देखिए, बोला गया है कि कोशिका चक्र के जीवन प्रावस्था में डीएनए की मात्रा में क्या जो है परिवर्तन होता है? डीएनए की मात्रा दुगुनी होगी, डीएनए की मात्रा आधी होगी, और नोट करिएगा डीएनए की मात्रा 4 गुनी होगी, या डीएनए की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। डी बिल्कुल करेक्ट है। क्या होगा? डी अगर आपने आंसर लगाए हैं बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही बंधु हो, बिल्कुल सही आंसर लगाया है। बोला है कोशिका विभाजन की जीवन प्रावस्था, कोशिका विभाजन की जीवन प्रावस्था में घटित होता है। कोशिका जो है वृद्धि व डीएनए प्रतिकृति के लिए आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण, आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण जीव द्रव्य के तारक केंद्र का जो आपका द्विगुणन या फिर कोशिका का द्विगुणन, क्या आंसर बन जाएगा? तो साथियों नोट करना, राइट आंसर बनेगा कोशिका वृद्धि व डीएनए प्रतिकृतिकरण के लिए आरएनए व आपका प्रोटीन का संश्लेषण, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, सभी बच्चों को नोट करके जरूर रखना है। आइएगा आगे, प्याज की मूल, ठीक है, प्याज की मूल के शीर्ष पर पाई जाने वाली प्रत्येक कोशिका में कितना 14 गुणसूत्र होते हैं। जीवन प्रावस्था में कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे? जीवन प्रावस्था में कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोला गया है, तो 14 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? 14। और ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिला होगा अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो। कोशिका विभाजन के समय डीएनए संश्लेषण होता है। कोशिका विभाजन के समय, तो कोशिका विभाजन के समय जो है चक्र अंतरावस्था में सबसे लंबी अवस्थाएं होती है, तो आपका यस फेस इस क्वेश्चन का राइट होगा। और ये जीवन यस और G2 फेस, इस सभी को ध्यान रखना है कि यह होता है। और सबसे लंबा जो है यस फेस में डीएनए आपका द्विगुणित मतलब आपका संश्लेषण होता है। कि कौन से में सबसे ज़्यादा होता है? आपका यस फेस में। यस फेस में डीएनए की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? यस फेस में डीएनए की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो डीएनए की प्रारंभिक, नोट करिएगा डीएनए की प्रारंभिक, ठीक है बच्चा, ओके बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है आपका कि प्रत्येक कोशिका में डीएनए मात्रा 2 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी होती है? 2 गुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइएगा आगे जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कायिक कोशिका जो है जिसने अभी कोशिका चक्र की यस फेस पूर्ण की है, उसमें उसी जो है प्रजाति के युग्मक की तुलना में क्या होगा? तो नोट करना साथियों, अगर आप सभी बच्चा कर पाते हैं ऑप्शन नंबर सी, क्या गुणसूत्र की संख्या दुगुनी व डीएनए की मात्रा 4 गुनी होगी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना। कोशिका चक्र की किस अवस्था में आपका जीव द्रव्य में जो आपका तारक केंद्रक, ठीक है, तारक केंद्रक का द्विगुणन होता है? क्या आप लोग को नोट करना, तो जो यस फेस है, ठीक है बच्चा, जो यस फेस है उसमें केंद्रक में डीएनए प्रतिकरण जो है क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आते हैं जरा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। बोला गया है कि केंद्रक में, निम्न में से किस कोशिका चक्र में सम विभाजन होता है? ठीक है, तो सम विभाजन की बात करें तो समसूत्री विभाजन में ही होता है। किस में होता है? सूत्री विभाजन। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। और इसमें आपका पितृ कोशिका 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन की बात करें, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन कायिक कोशिकाओं में सूत्री विभाजन की विशेषता नहीं है? कायिक कोशिकाओं में सूत्री विभाजन की विशेषता नहीं है। केंद्रिका का जो है लुप्त होना, गुणसूत्र की गति, आपका विनिमय, या फिर आपका जो होगा तुर्की तंतु, क्या आंसर बन जाएगा? तो नोट करिएगा आपका जो है विनिमय, ठीक है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोला गया है कि कोशिका चक्र की किस अवस्था में गुणसूत्रीय पदार्थ का संघनन प्रारंभ होता है? गुणसूत्रीय पदार्थ का संघनन प्रारंभ होता है। तो गुणसूत्रीय पदार्थ का संघनन पूर्वा अवस्था की जो है पहचान करवाता है।
तो साथियों नोट करना पूर्वा अवस्था इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा? पूर्वा अवस्था इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सभी बच्चा कर पाए हैं। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बोला गया है कि तारक केंद्रक किस जो है अवस्था में कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर जो है गमन करता है, विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करता है। आप सभी बच्चे बता पाएगा कि ये आपकी पूर्वावस्था होगी सर। पूर्वावस्था इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। केंद्रक आवरण का पूर्ण विघटन कोशिका चक्र में किस अवस्था को दर्शाता है, किस अवस्था को दर्शाता है? तो नोट करिएगा, समसूत्र विभाजन की पूर्वावस्था को, प्रारंभ को नहीं, समसूत्र विभाजन के मध्य अवस्था, बिल्कुल मध्य अवस्था को दर्शाता है। किस अवस्था को? मध्य अवस्था को दर्शाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बोला है कि तुर्की तंतु जड़ें होती है, तुर्की तंतु जड़ें होती है। तो ये आपका होगा गुणसूत्र के काइनेटोकोर से। कोशिका विभाजन, नोट करना कि कोशिका विभाजन के दौरान जो आपका गुणसूत्री बिंदु काइनेटोकोर से आपका तुर्क तंतु जुड़े होते हैं। तो आपको नोट करना है क्या होगा? काइनेटोकोर। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा बच्चा? ऑप्शन नंबर ए होगा। और सभी बंधु बिल्कुल नोट कर पाया होगा। आगे आइए, किस अवस्था में गुणसूत्र की जो है संख्या व जो आकार की का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जाता है? आपका पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था या फिर आपका अंतरावस्था? तो आपको नोट करना है साथियों, अगर हमारा है मध्यावस्था तो बिल्कुल सही है। मध्यावस्था जो होती है किसी भी प्रजाति के गुणसूत्रों की कुल संख्या तथा उसकी विस्तृत आकारकी के अध्ययन के लिए क्या होती है? उच्चतम अवस्था होती है। तो आपका बी करेक्ट है। आइए जरा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपसे क्वेश्चन बोला गया है कि सही जो है विकल्प कौन सा है? क्या है सही विकल्प? कोशिका द्रव का विभाजन केंद्रक के विभाजन से पहले होता है? नहीं होता। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोला है केंद्रक का विभाजन कोशिका द्रव के विभाजन से पहले होता है। बिल्कुल सही है। तो बी आंसर 100% सत्य होगा। आगे आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बोला गया है कि कोशिका पट्टिका के निर्माण के साथ कोशिका द्रव विभाजन होता है जंतु कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में, जीवाणु कोशिकाओं में या स्तनी कोशिकाओं में होता है। तो कोशिका द्रव्य विभाजन अंतरा अवस्था का जो है आपका अंतिम चरण होता है। क्या होता है? और साथ में यह पादप कोशिका इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चा, किसमें? पादप कोशिका इसका बिल्कुल सत्य आंसर होगा। आइए जरा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सर, तो जब केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है तो इसके परिणाम स्वरूप जो है निर्माण होता है। तो परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो होता है आपका बहुकेंद्रिकीय कोशिका का निर्माण होता है। क्या ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है क्या? ठीक है, और सभी बंधु बी करेक्ट लगा पाया होगा। आगे देखिए, समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है द्विगुणित संतति कोशिकाओं का निर्माण, बहुकोशिकीय जीवों की वृद्धि, साथ में कोशिका की मरम्मत या उपरोक्त सभी होगा। तो समसूत्री विभाजन से बनने वाली द्विगुणित संतति कोशिकाएं जो होती है साधारणतया समान और आपका अनुवांशिक संगठन वाली होती है। तो आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सभी सही है। ओके, आगे आइएगा, नोट करिएगा साथियों क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा समसूत्री विभाजन का महत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समसूत्री विभाजन का महत्व नहीं है? समान अनुवांशिक संगठन वाला संतति जो है कोशिकाओं का निर्माण, साथ में नोट करना केंद्रक कोशिका द्रव्य आपका अनुपात का पुनः आपका संचयन, या फिर होगा मृत कोशिका का विस्थापन या जैव विकास। इस क्वेश्चन का सत्य आंसर बनेगा। और सभी बच्चा बिल्कुल बता पाएगा जैव विकास इसका राइट आंसर। कौन सा? जैव विकास नहीं होगा, बाकी सभी सत्य है। ओके, बिल्कुल बढ़िया। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। बोला है कि विभाजन वह जो है प्रकार है, विभाजन वह प्रकार है जिसके द्वारा लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के आपका जीवन चक्र में जो है आपका क्या होता है आपका अगुणित प्रावस्था का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका द्रव्य या अंतरावस्था। तो नोट करिएगा कि अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है बच्चा, क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन इसका राइट आंसर होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन में ही लैंगिक जनन करने वाले जीवों के द्वितीयक कोशिकाओं का निर्माण होता है।
ये हमें पता है। चलिए अर्धसूत्री विभाजन बात करें। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? हाफ होती है। कितनी होती है? आधी हो जाती है। ये आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है और बिल्कुल नोट करके रखना है। आइए जीवों में, ठीक है, जीवों में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है कायिक जनन में, लैंगिक जनन में, या फिर आपका जो है विकल्प ए बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों नोट करना चीज़ों को, और आप लोग बिल्कुल नोट करके ही रखना पड़ेगा, ठीक है। नोट करना आप कभी भूलेंगे नहीं और रिवीजन आपका बिल्कुल भी जल्दी हो जाएगा। क्या होगा? लैंगिक जनन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा? लैंगिक जनन अगर हमने लगाया है, बिल्कुल सही है सर, और हर बच्चा बिल्कुल कर पाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बोला गया है कि अर्धसूत्री विभाजन में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान आपका ए, चलिए अर्धसूत्री विभाजन के दौरान यही दिया है ना, विकल्प ए जो होगा आपका मतलब कोशिका विभाजन, और साथ में ही जो है 2 अनुक्रमित जो है चक्र संपन्न होते हैं, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन व जो आपका समसूत्री विभाजन होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो है कोशिका विभाजन, साथ में आपका केंद्रक विभाजन, दोनों ही बिल्कुल सत्य है। क्या होंगे? दोनों ही बिल्कुल सत्य है, ये आपको नोट करके रखना है। आगे देखिए बोला गया है कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के 2 अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं, और इस जो है विभाजन में डीएनए प्रतिकृतिकरण के कितने चक्र होते हैं? 3, 2, 1, या फिर आपका डीएनए प्रतिकृतिकरण संपन्न नहीं होता है। तो आप लोग बताएंगे कि अर्धसूत्री विभाजन में 2 बार जो है केंद्रक व जो है कोशिका द्रव विभाजित होता है। क्या आपका? चलिए तो आपको नोट करना है कितना, कौन सा, कितने बार? 2 बार। कितने बार बच्चा? 2 बार। तो नोट करिएगा आपका कितने बार? 2 आंसर होगा। कितना होगा? चलिए तो इसका राइट आंसर 2 बार केंद्रक, इसमें देखिए 2 बार केंद्रक द्रव विभाजित होता है, किंतु डीएनए की बात कर रहे हैं क्या? अच्छा, डीएनए की बात कर रहा है तो डीएनए में तो 1 बार होगा, ठीक है बच्चा। डीएनए में विभाजन तो कितने बार होता है? 2 बार होता है, यहाँ ऊपर दिया हुआ है, पर डीएनए की बात कर रहा है तो आपका 1 आंसर होगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है। आगे देखिए बोला गया है कि क्वेश्चन में 2 अर्धसूत्री सेकंड के अंत में अगुणित कोशिका कितनी होती है? अगुणित कोशिका की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितना बच्चा? 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे आते हैं पूर्वावस्था फर्स्ट की युग्मपट्ट अवस्था की विशेषता है। आपका होगा गुणसूत्र, या फिर होगा आपका जो है सिनेप्टोनीमल आपका सम्मिश्रण, आपका होगा जिन विनिमय, और आपका होगा कीजमेटा का जो है उपांति भवन। क्या आंसर बनेगा? तो साथियों नोट करना, अगर आपने आंसर लगा पाया है क्या जो है सिनेप्टोनीमल जो है सम्मिश्रण, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे आइए बोला गया है कि सिनेप्टोनीमल क्या है? सिनेप्टोनीमल सम्मिश्रण का निर्माण होता है, ये किस में होता है? तो साथियों आप सभी बंधु बिल्कुल बता पाएंगे सर, ऑप्शन नंबर बी, क्या? युग्मपट्ट में। किसमें? युग्मपट्ट में। तो जिन बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बन पाते थे वो अब जो है रिवाइज करके इन क्वेश्चन को डेफिनेटली और 100% बना पाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना युग्मपट्ट अवस्था नहीं होती है? कौन सी नहीं होती है? आपका सिनेप्टोनीमल जो है सम्मिश्रण का निर्माण होता है, गुणसूत्र का युग्मन भी होता है, आपका युगली संपन्न होता है, डी वाला नहीं होता है, तो डी को छोड़ ही दीजिए। आपका ये तीनों आपको याद रखना है, तीनों ही आपको याद रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। कोशिका चक्र में जिन विनिमय होता है, कोशिका चक्र में जिन विनिमय होता है, क्या आंसर होगा? तो जिन बच्चों ने लगाया है चतुस्रज्जु की अवस्था में, क्या होगा? चतुस्रज्जु की अवस्था में, बिल्कुल सत्य आंसर होगा, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बोला गया है कि द्विगुणित जीव में जिन विनिमय उत्तरदायी है। तो देखिए जिनों के बीच जो है आपका जो है सहलग्नता के लिए, या फिर होगा समजात जिनों के बीच जो है पुनर्योजन के लिए, जिन के पृथक्करण के लिए, या जिन की जो है आपकी प्रभाविता के लिए। तो जिन विनिमय 2 जो है समजात गुणसूत्रों के बीच में आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान करने के लिए होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कि समजात जीनों के बीच में पुनर्योजन के लिए आपका राइट आंसर होगा। समझ गए? आगे आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो बोला गया है कि निम्न में से कौन जो है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका चक्र की द्विपट्ट अवस्था को दर्शाता है। आपका युग्मित जो है समजात गुणसूत्र का जिन विनिमय स्थल के अतिरिक्त एक दूसरे से पृथक केंद्रिका का विघटन, आपका कियाज़मेटा का गुणसूत्र के जो है सिरे पर परागमन, या फिर होगा आपका उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही कि युग्मित समजात गुणसूत्र का जिन विनिमय स्थल के अतिरिक्त एक दूसरे से पृथक्करण होना, ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे साथियों बोला है कि जिन विनिमय की आपकी प्रक्रिया संपन्न होती है संतति अर्धसूत्री के मध्य, आपका असंतति अर्धसूत्री के मध्य, आपकी भ्रांता अर्ध गुणसूत्रों के मध्य, या फिर होगा आपका अभ्रता अर्धसूत्रियों के मध्य। क्या आंसर बन जाएगा? तो साथियों सभी बंधु नोट करिएगा। अगर आपने आंसर लगा पाया है बी तो बिल्कुल सत्य होगा। क्या आपका होगा आंसर कि असंतति अर्धसूत्रों के मध्य, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके चलिए आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना मेरे साथियों। बोला है कि स्थूलपट्ट अवस्था के जिन विनिमय में आपका अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। किसका? अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है दो जो है समजात गुणसूत्रों के मध्य, या फिर होगा साथियों आपका क्या, दो समजात गुणसूत्रों के मध्य। तो बिल्कुल सही है, समजात, समजाति जिनकी जातियाँ सम हो उनके बीच में होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। जिन विनिमय की प्रक्रिया के भाग लेने का वाला एंजाइम कौन सा होता है? जिन विनिमय की प्रक्रिया में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो मतलब एंजाइम के बारे में आपसे बोला गया है, तो सभी लोग नोट करेगा। क्या होगा आपका? रिकॉम्बिनेशन। क्या होगा बच्चा? रिकॉम्बिनेशन। अगर आपका सी है तो बिल्कुल सत्य होने वाला है। आगे या बोला गया है कि द्विपट्ट अवस्था में जो है दिखने वाली एक्स आकार की संरचना होती है। तो आपका कियामेटा, या फिर होगा जो है सिनेप्टोनीमल सम्मिश्रण, युगली सम्मिश्रण, इनमें से कोई भी नहीं। तो तुरंत ही आप लोग बता पाएंगे कि ऑप्शन नंबर ए होगा सर जी, कियाज़मेटा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट है। चीज़ें अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना गाइस, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ताकि हर बच्चा इसे देखकर अपना रिवीजन कर सके। आगे बोला गया है कि जो है आपका पार गति क्रम को पहचाना जाता है। तो किससे हम लोग पहचानते हैं? तो नोट करेगा साथियों, आपका कियामेटा जो है कियाज़मेटा के उपापत्ति भवन द्वारा, केंद्रिका के विघटन द्वारा, और पूर्ण जो है आपका संगठित गुणसूत्रों के द्वारा। उपयुक्त सभी राइट हैं। क्या है? उपयुक्त सभी राइट होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। बोला है कि कोशिका विभाजन में माता एवं पिता के गुणसूत्रों के अनुवांशिक पदार्थों के मध्य आदान प्रदान की प्रक्रिया कहलाती है युगलीय निर्माण, जिन विनिमय, या फिर बच्चा होगा आपका नोट करिएगा सिनेप्सिस, या फिर होगा आपका डायल का निर्माण। तो सभी बंधु बता पाएंगे सर जिन विनिमय दो समजात गुणसूत्रों के मध्य अनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान से होता है। किसके? जिन विनिमय, और ये अनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान से होता है। सभी बच्चा नोट कर पाएगा। गलत हमें चयन करके बताना है। क्या है गलत, कौन सा है यह बताना है। जंतु कोशिका जो होती है वह तंतु बने रहते हैं, बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, आपका न्यूकारी विभाजन अर्धसूत्री बिल्कुल है, ठीक है, और समसूत्री विभाजन सेकेंड अवस्था होती है। तो बचा है बच्चा आपका डी, जो गलत हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीवन प्रावस्था के बारे में सही कथन कौन सा है? क्या है? सत्य कथन चूज करना है। कोशिका उपापचयी रूप से निष्क्रिय है। क्या? बिल्कुल गलत होगा। कोशिका में, ठीक है, कोशिका में डीएनए का प्रतिकृतिकरण नहीं होता है। अरे भाई साहब बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है, कोनो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। जीवन प्रावस्था जिसे हम लोग जीवन फेस कहते हैं, इसमें कोशिका उपापचयी रूप में सक्रिय होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बोल दिया है
ठीक है, नहीं होती है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, सक्रिय होती उपापचय रूप में अगर डीएनए, इसमें डीएनए प्रतिकरण में नहीं होता। ठीक है, डीएनए आ गया मतलब नहीं होगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। आगे देखिए बोला गया कि वे कोशिकाएं जो कि विभाजित नहीं हो रही है और साथियों अवस्था में होती है। तो विभाजित नहीं हो रही है और अवस्था में है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होगा आपका कि यह जो है क्या आपका G0 फेज़ में है। कितना? G0 वाले फेज़ में है, मतलब G फेज़ में है। आगे आइए समसूत्री विभाजन की विशेषता होती है। समसूत्री विभाजन की बात करें तो समसूत्री विभाजन की जो है आपकी विशेषता क्या होगी? तो समसूत्री समविभाजन जो होगा, समसूत्री विभाजन की विशेषता होती है क्या होगा? बी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या पैतृत्व और पादप कोशिकाओं के समान होती है। किसके समान? पादप सेल्स, पादप कोशिकाओं के समान होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा साथियों, क्या बोला है? बोला गया है कि नीचे दिए गए आपके घटनाओं में से संपूर्ण विभाजन में कौन सी घटना जो है दिखाई नहीं देती है? कौन सी घटना दिखाई नहीं देती है? तो आप लोग बिल्कुल बता पाएंगे कि क्रोमोटिन का संलग्न बिल्कुल दिखाई देता है, तारक केंद्रक का विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन बिल्कुल दिखाई देता है, और साथियों ध्यान रखना है कि उन जो है गुणसूत्रों का प्रकट होना दो आपका, जिसमें दो गुणसूत्र आपके गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं बिल्कुल, तो आपका डी नहीं होगा। ठीक है, डी बिल्कुल रॉन्ग है, बी डी बिल्कुल रॉन्ग है। आगे ये बोला गया है कि अर्धसूत्री विभाजन के बारे में गलत है। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में गलत है, तो अर्धसूत्री विभाजन में गलत क्या है? गलत चीज़ें हमें बताना है। तो समजात गुणसूत्रों का युग्मन, 4 जो है अगुणित आपके कोशिकाओं का निर्माण, या फिर होगा आपका अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है। तो अगर डीएनए प्रतिकरण 2 चक्र में होता है तो गलत है आपका भाई साहब डी, बाकी सभी नोट कर लीजिएगा, सत्य 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 होंगे। तो ये था आपका बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार सा सेशन, और आई होप आपको पसंद आएगा। ठीक है, और आपका मैंने एटलीस्ट 60+ तो क्वेश्चन करवा ही दिया है। आपका पूरा का पूरा जितना भी सेल वाला पार्ट है, जितना भी आप लोग कोशिका वाला पार्ट है, ये पूरा फेस वाला पूरा क्वेश्चन मैंने आपको रिवाइज़ करवा दिया है। तो आप लोग बहुत ही आराम से 15 से 20 मिनट में इसका रिवाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। चीज़ें अच्छी लगी तो लाइक करना गाइस, और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद।